सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेसिस। आइए बेसिस समझ लेते हैं। बेस क्या होता है? एक तरह से ये एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जो कि बिटर होता है टेस्ट में, और जब हम इसे एसिड्स के साथ ऐड करते हैं तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी देता है। तो अगर हम बेस को डिफ़ाइन करें तो हम क्या कह सकते हैं? अ बेस इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। ठीक है, तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो सभी बेसेस होते हैं। इनका एग्जांपल जैसे Na2O हो गया, मेटल ऑक्साइड, ये एक तरह का बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे NaOH, ये एक मेटल हाइड्रोक्साइड है, ये भी एक बेस है। अब जो बेसेस हैं ये वाटर सोल्यूबल भी हो सकते हैं, तो इसको एल्कली कहा जाता है। जब भी कोई बेस वाटर सोल्यूबल होता है हम उसे एल्कली कहते हैं। तो ये जो बेसेस होते हैं जो वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं बिना किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन किए हुए, उन्हें एल्कली का नाम दिया जाता है। सो अ बेस विच इज़ सोल्यूबल इन वाटर इज़ कॉल्ड एज एल्कली। इसका भी एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नाउ व्हाट डू ऑल बेसेस हैव इन कॉमन? तो बेसिकली इन सभी बेसेस में कॉमन क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, जब हम बेस को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसमें से हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होता है, यानी OH माइनस आयन, जिसे हाइड्रोक्साइड आयन भी कहा जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने यहाँ पे लिया है NaOH सॉलिड को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो Na प्लस और OH माइनस रिलीज़ होता है। KOH को अगर हम पानी में मिक्स करते हैं K प्लस और OH माइनस रिलीज़ होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं Mg2 प्लस और 2OH माइनस में ब्रेक करता है। यानी हर बार बेस को जब हम वाटर से मिक्स कर रहे हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ कर रहा है। सो व्हाट इज़ द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बेसिस या एल्कलीज? तो सिंपल सी बात है कि ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद निकलता है। एग्जाम्पल में NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, NH4OH, ये सभी एल्कलीज या बेसिस के गिनती में गिने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी में डिज़ोल्व हो जाता है और हाइड्रोक्साइड आयन आराम से रिलीज़ करता है। अब बेसिस को स्ट्रॉन्ग और वीक दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? जो पूरी तरह से पानी में आयनाइज हो जाता है और बहुत सारा हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है पानी में सॉल्यूबल होने के बाद, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, ये सभी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं क्योंकि ये पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाते हैं वाटर में, यानी कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ कर देते हैं। वीक बेस क्या होता है? ऐसा बेस जो पानी में डिज़ोल्व करने के बाद पूरी तरह से डिसोशिएट ना हो, यानी थोड़ा बहुत हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ करता है। तो इसका एग्जांपल जैसे NH4OH हो गया, CaOH होल ट्वाइस हो गया, MgOH होल ट्वाइस हो गया, ये सभी वीक बेस या फिर वीक एल्कली के नाम से जाने जा सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम बेसिस की प्रॉपर्टीज़ को देखें तो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? पहला, बेसिस हैव अ बिटर टेस्ट। दूसरा, बेसिस फील सोपी टू टच। ठीक है, तो सोपी टू टच का मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है कि अगर हम थोड़ा सा NaOH सॉल्यूशन लें और उसे पानी में डालकर अपने फिंगर्स को ऐसे ऐसे करें, यानी रब करें, तो एक सोपी सा फील आएगा, यानी स्लिपरी सा फील आएगा, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो बेसिस होते हैं वो एल्कली होते हैं। इसके अलावा बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन। आराम से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है क्योंकि ये डिसोशिएट होता है और उसमें से वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है? बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं और इसे हीट करें तो Na2ZnO2 बनता है, यानी सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जैसे बेस NaOH है, इसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया तो सॉल्ट बन गया सोडियम सल्फेट Na2SO4 और साथ में वाटर रिलीज हो गया। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल भी हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का।
तो जब भी एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, और इस कम्बिनेशन में हाइड्रोजन आयन जो प्रेजेंट होता है एसिड में और जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होता है बेस में, वो पूरी तरह से वाटर के फॉर्म में सामने उभर कर आ जाता है। तो इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है कि अगर हम हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन को आपस में जोड़ें तो वहाँ पे क्या बनता है, H2O यानी कि वाटर। अब देखते हैं सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड को अगर हम बेस के साथ रिएक्ट कराएं तो सॉल्ट और साथ में वाटर बन के आता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड अ बेस सॉल्यूशन जो होता है वो पीएच स्केल के बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है पीएच स्केल के लिए, कि जो वर्ड है वो सोरेनसन ने डिवाइस किया था, और पीएच स्केल एक तरह का ऐसा स्केल है जिसके बेसिस पे हम किसी भी एसिड या किसी भी बेस का पीएच लेवल बता सकते हैं। तो स्ट्रेंथ जो होता है एसिड का या फिर बेस का वो मेजर होता है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर कॉल्ड पीएच। तो पीएच स्केल हैज़ अ वैल्यू जो कि 0 से लेके 14 तक के बीच में होता है। तो अगर न्यूट्रल सब्सटेंस है तो उसका पीएच एग्जैक्टली 7 के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम प्योर वाटर न्यूट्रल सब्सटेंस में आता है, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि पीएच 7 रखता है और वो लिटमस पेपर पे कोई असर नहीं डालता, यहाँ तक कि जो कॉमन इंडिकेटर है या फिर मिथाइल ऑरेंज है या फिर फिनोल्फथलीन है, किसी के साथ कोई असर नहीं आता, उसे हम न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं जिसका पीएच 7 होता है। ओके, अब एसिड्स क्या होते हैं, कोई भी एसिड या किसी तरह का कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन वो है जिसका पीएच 7 से कम होगा। तो जब भी कोई एसिड या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका पीएच 7 से कम होगा वो पीएच लेवल के हिसाब से एसिडिक कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे सॉल्यूशन ऑफ पीएच 1 जो होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू अगर कोई उसके सामने पीएच 4 रखता है, यानी पीएच 4 के मुकाबले पीएच 1 ज़्यादा एसिडिक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जितने भी होते हैं उनका पीएच वैल्यू जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। इसी तरह से बेस क्या होते हैं जिनका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा। तो जिसका पीएच जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ pH 14 और pH 10, तो pH 10 और pH 14 में डेफिनेटली pH 14 ज़्यादा बेसिक है क्योंकि उसका pH लेवल हाई है। ओके, इसके अलावा एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है जो कि कॉमन इंडिकेटर होता है जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ बताने की एबिलिटी होती है किसी भी एसिड या बेस की। तो बेसिकली होता क्या है, लिटमस जो कि सल्फ्यूरिक एसिड और विनेगर सॉल्यूशन दोनों को एसिडिक तौर पर दिखाएगा, लेकिन ये एग्जैक्टली लिटमस ये नहीं बता सकता कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है। ऐसी स्थिति में हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का अगर यूज़ करें तो वो इजीली डिटेक्ट करके हमें बता देता है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है। यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है, एक मिक्सचर होता है कई अलग अलग इंडिकेटर्स के यानी डाइस के, जिसमें अलग अलग वैल्यूज़ को मेजर करने की एबिलिटी होती है। तो जो ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन होता है उसे उसमें हम डालते हैं और उसके बेसिस में इंडिकेटर जो होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो एक पेपर फॉर्म में आता है। तो जैसे ही हम सॉल्यूशन को उस पर डालते हैं इमीडिएटली उसमें एक कलर चेंज आ जाता है जिसके बेसिस पे हम ये डिटेक्ट कर पाते हैं कि उसकी पीएच क्या है। ठीक है, तो जो कलर निकल के आता है इंडिकेटर पेपर में उससे हम मैच कर लेते हैं जिससे कि हमें पता लग जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। ओके, तो बेसिकली इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ क्या है। पहला, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पता है कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगातार रिलीज होता है जिसका पीएच लगभग 1.4 है, यानी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये हमारे पेट में ही थोड़ा बहुत वाटर के साथ मिक्स होकर डाइल्यूट होता जाता है और इसकी वजह से ये मदद करता है हमारे अंदर गए हुए खाने को डाइजेस्ट करने में। ठीक है ना।
अब अगर एक्सेस एसिड स्टमक में आ जाए तो वो इंडाइजेशन प्रोड्यूस कर जाता है, जिसकी वजह से इरिटेशन होता है, पेन होता है पेट में। ऐसी स्थिति में हमें एंटा एसिड्स लेने के लिए बोला जाता है। जैसे आपने सुना होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या बेकिंग सोडा, इनको हम यूज़ करते हैं और इसकी मदद से क्या होता है कि ये बेसिक इन नेचर होते हैं। जैसे हम इसे ऐड करते हैं अपने शरीर में, यानी स्टमक में जाता है, तो वो एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है, जिससे हमारा पीएच लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू करता है, जिसकी वजह से कि हम ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी हमारा इनडाइजेशन ठीक होने लगता है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है टूथ डीके। जनरली क्या होता है कि हम जब भी कोई मीठी चीज़ खाते हैं, जैसे खास तौर से शुगर, तो बैक्टीरिया जो हमारे माउथ में प्रेजेंट है वो इमीडिएटली शुगर को ब्रेक डाउन करता है लैक्टिक एसिड में, और जैसे ही एसिड का ये फॉर्मेशन होता है उससे टूथ में पीएच लेवल अचानक 5.5 तक आ जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे टूथ का डीके होना स्टार्ट हो सकता है, यानी इनमल पार्ट जो है वो उसका धीरे धीरे डीके हो सकता है। इसलिए बेस्ट क्या होता है कि जब भी आप कोई मीठी चीज़ खाते हैं इमीडिएटली उसके बाद अपना माउथ ज़रूर रिंस करें वाटर से, और हो सके तो टूथब्रश से, टूथपेस्ट से एक बार क्लीन भी कर लें, ताकि मेंटेन रहे आपका टीथ काफ़ी दिनों तक और आप स्वस्थ रहें। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक का चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।